आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले 11वें नंबर के प्रश्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये प्रश्न कक्षा 11 में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को 12 की तैयारी करनी है विशेष रूप से, तो इसलिए मैंने कहा कि 12 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न की बात करें तो देखिए, जो 11वें नंबर का प्रश्न होता है इसमें 4 भाग होते हैं, क, ख, ग और घ, और 4 भाग मिला करके 8 नंबर का ये होता है। और प्रत्येक में क में देखिए, जैसे क में शब्द युग्म आया है तो ख में कुछ एक शब्द आएगा, ग में हो सकता है पर्यायवाची आ जाए। तो 4 तरह के प्रश्न आते हैं और चारों अलग अलग होते हैं, लेकिन होते बहुत सरल हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आराम से तैयार हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज केवल 11 के क की बात करेंगे। तो हम लोग सूचना पढ़ लेते हैं कि क वाला सवाल पूछता कैसे है। तो देखिए, आप भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। आप इसको मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, ये प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे शब्द युग्म, युग्म माने 2 होता है, तो 2 शब्द दिए हैं और उनके बीच में इस तरह हाइफन का चिन्ह रहता है। ठीक है, योजक चिन्ह रहता है। तो ये 2 शब्द दिए रहेंगे और इन दोनों का अर्थ आपको बताना होगा कि इनमें से 2 अर्थ कौन सा सही है। आपको यही बताना होता है। जो सही होता है विकल्प छांट के आपको लिखना होता है, यानी आपको विकल्प दिया रहेगा, आपको अलग से नहीं लिखना है। इसी में से कोई न कोई विकल्प सही होगा, आपको सही विकल्प पहचान करके और प्रश्न उत्तर नंबर डाल के आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्रमशः हम लोग एक एक शब्द को देखते हैं और इन शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है जानने का प्रयास करते हैं। और एक जरूरी बात, देखिए आपकी किताब में मैंने देखा है करीब 100 शब्द युग्म है, 100, मात्र 100। तो यदि आप एक दिन बैठ जाएंगे तो 100 आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, आपको ये बताना होता है कि इस तरह के ये प्रश्न आएंगे और आप इसको अपने से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारे प्रश्न होते हैं ये याद करने होते हैं। अब जैसे कपट माने क्या होता है, तो मैंने कहा कपट माने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए धोखा होता है। अब इसमें टीचर आपको कुछ नहीं समझा सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा कि कपट माने धोखा, कपाट माने किवाड़ या दरवाज़ा। तो ये सारे प्रश्न याद करने पर आधारित होते हैं। तो एक दिन उठाइए, अपनी किताब को लीजिए या कोई परीक्षा सीरीज खरीद लीजिए, बैठिए और 1 घंटे के अंदर सारे प्रश्न आपके ये युग्म वाले तैयार हो जाएंगे। मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग हल कर लेते हैं। कुछ ज़रूरी प्रश्न मैंने लिए हैं, उसको हल करते हैं। तो जैसे कपट है और दूसरा शब्द यहाँ पे कपाट है, तो देखिए कपट माने धोखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको धोखा मिल गया तो विकल्प हमारा ये पकड़ा गया कि क्योंकि कहीं और धोखा नहीं है ना, तो पकड़ा गया। लेकिन कभी कभी नहीं पकड़ में आता है, एक से वहाँ हमको दोनों अर्थ जरूरी होता है जानना। तो कपट माने तो हो गया धोखा और कपाट माने हो गया किवाड़ या दरवाज़ा, तो हमारा ये विकल्प सही है। चलिए दूसरे को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है गृह और ग्रह। तो देखिए गृह माने होता है घर, तो घर यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 जगह है, तो अभी नहीं पकड़ में आया। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा है ग्रह और ग्रह माने होता है नक्षत्र, तो हमारा ये विकल्प सही है। गृह माने घर और ग्रह माने नक्षत्र। चलिए आगे देखते हैं। पयोद और पयोधी, देखिए सब याद करने पर आधारित है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझाया जाए। तो पयोद, पयोद माने होता है बादल। अब बादल यहाँ भी है और यहाँ भी बादल है, तो अभी नहीं बात बनी। चलिए अब इस दूसरे को देखते हैं। पयोधी, पयोधी माने होता है समुद्र, पयोधी माने समुद्र, तो हमारा ये विकल्प सही है, ख वाला। ठीक है, तो पयोद माने बादल और पयोधी माने समुद्र। चलिए आगे देखते हैं। अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द, देखिए अब्ज, अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्ज का मतलब कमल, तो कहीं और कमल नहीं है, तो हमारा पकड़ में आ गया। वैसे देखिए अब्ज का मतलब होता है, अब्ज का मतलब होता है जल से उत्पन्न, यानी कि कमल। ठीक है, और अब्द, अब्द का मतलब होता है वर्ष या साल, वर्ष या साल। ठीक है, तो हमारा ये पहला विकल्प ही सही है, क्योंकि एक ही से हम लोगों ने पकड़ लिया था, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं।
तरणी और तरणी दो शब्द है, केवल छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का फर्क है, तरणी और तरणी। तो देखिए तरणी का मतलब होता है सूर्य, सूर्य, और कहीं सूर्य है, यहाँ भी सूरज है, तो अभी नहीं पकड़ में आया। चलिए अब दूसरे को देखते हैं, तरणी, और तरणी का जो मतलब होता है नाव, तरणी माने नाव, तो हमारा विकल्प ग सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, तरणी माने होता है सूर्य और तरणी माने होता है नाव, तो ये हमारा विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, नियत और नियति, नियत और नियति। तो देखिए इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। देखिए नियत को कहते हैं निश्चित। आप साइंस पढ़ते हैं तो जानते होंगे, कांस्टेंट, नियत जो निश्चित हो। तो हमें देखिए ये यहाँ पे निश्चित मिल रहा है और कहीं भी निश्चित नहीं है, और कहीं भी निश्चित नहीं है, तो हमारा ये पकड़ में आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, नियत माने होता है निश्चित, कांस्टेंट, नियत निश्चित, और नियति माने होता है भाग्य, नियति। आपने इसके पहले कक्षा 9 में पढ़ा था पंचवटी में, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, तो भाग्य रूपी नर्तकी, तो नियति माने भाग्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भवन और भुवन। तो देखिए भवन माने घर होता है, तो घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पहले वाले से नहीं पकड़ में आया। तो चलिए दूसरे का अर्थ देखते हैं, भुवन, भुवन माने होता है संसार, भुवन माने संसार, और भवन माने घर, तो ये ख वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए गणना और गणना दोनों सेम पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतर यहाँ पे अड़ का और अढ़ का दो अंतर है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए दोनों के अर्थ में भी अंतर है। तो वैसे पढ़ने के लिए हम लोग दोनों को गणना गणना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो गणना है इसका मतलब होता है चुभना या धंसना भी होता है, तो दो जगह मिल रहा है, अभी हमारा काम नहीं हो पाया। अब इस पर आते हैं, तो इस गणना का मतलब होता है गिनती, तो गिनती यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गिनती है, तो हमारा ये विकल्प सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इस गणना का मतलब चुभना होता है या धंसना होता है, और इस गणना का मतलब होता है गिनती, तो ये विकल्प हमारा ग वाला सही होगा। चलिए अगले पर चलते हैं, भारती और भारतीय। तो बहुत ही सरल है। देखिए ये जो भारती लिखा है ना, ये माता सरस्वती का पर्यायवाची है, तो सरस्वती और कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा पकड़ में आ गया कि यही है, एक ही से पकड़ में आ गया। ठीक है, तो भारती माने होता है सरस्वती, और भारतीय का मतलब जो भी भारत में रहने वाले हैं हम सभी को भारतीय कहते हैं, तो विकल्प का हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए नीर और नीड़ है। तो नीर माने पानी होता है, जल होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे जल है और कहीं भी जल नहीं है, कहीं भी जल नहीं है, तो पकड़ में आ गया कि हमारा यही सही होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, वैसे नीर माने जल होता है और नीड़ माने घोंसला होता है। आपने कविता पढ़ी है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की, तो नीड़ माने घोंसला, हमारा ये विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देखिए उबिएगा मत, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर है लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे है छात्र और यहाँ पे क्षात्र। देखिए उच्चारण में अंतर होता है, यहाँ छात्र है, यहाँ क्षात्र है, यहाँ पे जो है क के साथ उच्चारण होता है क्षात्र। ठीक है, तो दोनों का अर्थ देख लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे छात्र का मतलब विद्यार्थी होता है, तो यहाँ पे विद्यार्थी है लेकिन यहाँ पर भी विद्यार्थी है, तो क्लियर नहीं हुआ। अब दूसरे से ही पता चलेगा। यहाँ पे जो क्षात्र है इसका मतलब होता है क्षत्रियोचित, यानी जिसमें क्षत्रियों का गुण हो, तो यहाँ पर है ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो विकल्प घ है वो सही होगा। छात्र माने विद्यार्थी और क्षात्र माने क्षत्रियोचित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रारंभ। प्रारंभ माने होता है शुरुआत या आरंभ, तो आरंभ हमको यहाँ मिल गया लेकिन यहाँ भी आरंभ मिल गया, तो बात फंस गई। अब चलिए दूसरे को देखते हैं, प्रारब्ध, और प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य,
प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। तो यहाँ ग में हमको मिल रहा है, तो ग वाला विकल्प हमारा सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रारंभ माने होता है किसी चीज़ को आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है। और प्रारब्ध माने होता है भाग्य, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पे कृष है और कृषि है। तो देखिए कृष का मतलब होता है दुबला पतला, कमज़ोर। तो यहाँ भी दुबला है, यहाँ भी दुबला है, यहाँ भी दुबला है, तीनों जगह आ गया। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है। अब कृषि पर आ जाइए, तो कृषि का मतलब होता है खेती। तो खेती कहाँ पे? यहाँ पे खेती है दुबला के साथ, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। कृषि माने होता है दुबला पतला और कृषि माने होता है खेती, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आभरण और आमरण, आभरण और आमरण, तो इसका क्या अर्थ होगा? देखिए आभरण का मतलब होता है आभूषण। तो यहाँ पे पहले आभूषण है और कहीं पहले पर आभूषण नहीं है, इसका मतलब एक ही से पकड़ में आ गया कि यही होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। आभरण माने होता है आभूषण और आमरण, आमरण का मतलब मृत्यु पर्यंत, ठीक है। तो यही विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगले को देखते हैं। निशिवासर, निशिवासर बहुत ही सरल है, आपने कई बार ये शब्द पढ़े हैं। तो देखिए निशि का मतलब होता है रात और वासर मतलब होता है दिन, तो रात दिन, यहाँ पे रात और दिन दिखाई पड़ रहा है, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये है प्रणय, प्रणय और ये है परिणय, तो बहुत ही सरल है। देखिए प्रणय माने होता है प्रेम, तो प्रेम यहाँ पे हमको मिल गया, तो पकड़ में तो एक ही से आ गया। और परिणय, परिणय का मतलब होता है विवाह, परिणय माने विवाह। आपने कार्ड जो भी शादी के पढ़ते होंगे तो वहाँ पे परिणय लिखा रहता है, तो वहाँ से आपने ज़रूर देखा होगा। तो विकल्प ग हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीरज और नीरद बहुत ही सरल है, आप बचपन से पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं कि नीरज माने होता है कमल, तो यहाँ पे कमल है और कहीं कमल नहीं है, तो पकड़ में एक ही से पकड़ में आ गया। और नीरद माने बादल होता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हमारा विकल्प क सही होगा। नीरज माने कमल और नीरद माने बादल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हिमांबु और हिमांशु दो शब्द हैं, ये थोड़ा आपको कड़ा लग रहा होगा, शायद आपने पहले ना देखा हो। तो चलिए हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। हिमांबु का मतलब होता है शीतल जल, तो शीतल जल यहाँ पे है, ठीक है। और हिमांशु तो आप पढ़ते आ रहे हैं चंद्रमा होता है, तो यही विकल्प ग सही होगा। हिमांबु माने शीतल जल और हिमांशु माने चंद्रमा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आयश और आयस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो केवल श और स इसका अंतर है बस, और बाकी उच्चारण सेम है। यहाँ पे शरीफा वाला स है, यहाँ पे सरौता वाला स है, तो इनका अर्थ बदल जाएगा। देखिए आयश, आयश का मतलब होता है बदनामी, तो बदनामी तो दो जगह आ गया, तो फंस गया मामला। चलिए अब दूसरे को देखते हैं। आयस, देखिए आयस का मतलब होता है लोहा, जो आयस है इसका मतलब लोहा होता है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो हमारा विकल्प जो है ये वाला सही होगा। आयस माने बदनामी होता है और आयस माने लोहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवलंब और अविलंब, तो सरल ही है, यदि आपने कभी भी देखा होगा तो याद होगा। देखिए अवलंब माने होता है सहारा, अवलंब माने सहारा है ना, ईश्वर है अवलंब, यहाँ मैं नीचे लटका जाता हूँ, बार बार इस महाकूप में इधर उधर टकराता हूँ, तो अवलंब माने सहारा होता है, ठीक है। तो पहले से ही पकड़ में आ गया। और अविलंब माने आप जानते हैं कि देरी मत करो, जल्दी, शीघ्र, अविलंब शीघ्र, है ना, तो ये पकड़ में हमारा आ गया। तो इसमें अवलंब माने हो गया सहारा, अविलंब माने शीघ्र, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। पास और पाश, देखिए यहाँ पर भी स का अंतर है, यहाँ पे स है और यहाँ पे श है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ देखते हैं। पास, देखिए पास माने निकट भी होता है और उत्तीर्ण भी होता है, तो यहाँ पे हमारी बात नहीं बनी, ठीक है। यहाँ भी निकट है तो कई जगह आ गया,
तो ये हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, अब दूसरे से ही क्लियर होगा। तो इस पाश का मतलब होता है जाल, तो जाल, यहाँ पर केवल जाल आया है और कहीं भी जाल नहीं आया है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो पास का मतलब है वो निकट है, उत्तीर्ण नहीं है। ठीक है, समीप है, निकट है, लेकिन ये उत्तीर्ण नहीं है। और इस पास का मतलब जाल, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भित्ति, भीत, भित्ति और भीत। तो देखिए भित्ति का मतलब होता है दीवार और भीत का मतलब होता है डरा हुआ। तो हमारा ये ग वाला विकल्प इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथा और प्रथा। तो प्रथा और प्रथा का अर्थ देख लिया जाए। देखिए प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज, आप जानते हैं कि ये प्रथाएं चली आ रही हैं, प्रथा रीति रिवाज। और प्रथा का जो अर्थ है यहाँ पे है माता कुंती, कुंती का पर्यायवाची होता है प्रथा, जो पांडवों की माता थी तो उनको प्रथा भी कहा जाता है। तो विकल्प ग सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथा, प्रथा माने होता है रीति रिवाज, आपको पता है, और प्रथा का मतलब होता है जो माता कुंती हैं वो। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए 25 पर चलते हैं। देखिए शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर, तो इनका अर्थ देख लिया जाए। देखिए शशधर का जो मतलब होता है वो होता है चंद्रमा, तो कहीं और चंद्रमा नहीं है, तो हमारा पकड़ में तो आ गया, लेकिन दूसरे का अर्थ भी जान लीजिए। देखिए शशधर माने चंद्रमा और शशिधर माने होता है शंकर। देखिए शशिधर का मतलब जो चंद्रमा को धारण करे, तो जो शंकर भगवान है वही अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए उनको शशिधर कहा जाता है। तो हमारा विकल्प घ सही है। चलिए अगला देखते हैं। आतप और आपात, बहुत ही सरल है। देखिए आतप का मतलब होता है सूर्य की जो धूप होती है, धूप। और आपात, आपात का मतलब आपको पता है कि संकट होता है, तो यहाँ तो संकट है ही नहीं है, यहाँ पे संकट है, और धूप भी यहाँ पे है, तो विकल्प क सही होगा। फिर से देख लीजिए, आतप माने धूप होता है और आपात माने संकट होता है। आप कहते हैं ना कि आपातकाल, संकट काल, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। अन्न और अन्य, बहुत ही सरल है। अन्न, अन्न माने अनाज, आप जानते हैं अनाज होता है, तो अनाज यहाँ पर है, कहीं अनाज नहीं है, तो पहले से ही पता चल गया। और अन्य माने दूसरा होता है, तो ये भी हमारा मिल रहा है, तो इसका ये विकल्प सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अन्न माने अनाज होता है और अन्य माने दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। स्वपच और स्वपच। देखिए श और स का अंतर है, यहाँ पे शरीफा वाला आधा स है और यहाँ पे सरौता वाला आधा स है, तो उच्चारण में अंतर आ गया है और अर्थ में भी अंतर है। तो देखिए ये जो स्वपच लिखा है इसका मतलब होता है चंडाल, चांडाल। स्वपच माने चांडाल। और स्वपच का मतलब होता है स्वयं पाकी। अब आप नहीं समझ रहे होंगे कि स्वयं पाकी का मतलब क्या है, तो स्वयं पाकी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद पकाए, जो स्वयं अपना खाना पकाए, तो स्वयं पाकी उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यही विकल्प सही होगा। स्वपच माने चांडाल और स्वपच माने स्वयं पाकी। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगले पर देखते हैं। देखिए लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य, इनका अर्थ भी देख लिया जाए। देखिए ये लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और लाख कौन सा, वस्तु वाला लाख नहीं, ये संख्या वाला लाख होगा। ठीक है, और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, आपको पता ही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए। मान लीजिए लाख, लाख यहाँ पर है तो नहीं समझ में आ रहा, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, तो हम दूसरे को देख लेते हैं ना। लक्ष्य माने उद्देश्य होता है, करोड़ तो होता ही नहीं है, तो ऐसे भी पकड़ में आ रहा है कि हमारा यही वाला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न है आदि और आदि, छोटी बड़ी की मात्रा का अंतर है तो उच्चारण अंतर होगा, आदि और आदि। ठीक है, तो ये तो आप बार बार देखते हैं, आदि माने होता है प्रारंभ या शुरुआत, तो प्रारंभ यहाँ पर है
कहीं भी प्रारंभ नहीं है शुरू में, तो पकड़ में तो आ गया। और इस आदि, ये आदि का मतलब होता है आदत वाला, आदत वाला। आपने सुना होगा ना, तुम तो हंसने की आदी हो, तो आदि मतलब आदत वाला। तो हमारा ये घ वाला विकल्प सही होगा। आदि माने प्रारंभ और आदि मतलब जिसकी आदत पड़ गई हो, आदत वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई।